जनाब दिनाकरन साहब की जो पार्टी है AMMK से अलायंस हुआ है और तमिलनाडु के इस असेंबली के इलेक्शन में MIM पार्टी इस अलायंस में 3 सीट पर उनके साथ लड़ेगी। एक वानियमबाड़ी, एक कृष्णागिरी और एक शंकरापुरम। और साथ ही साथ हम इस अलायंस का हिस्सा हैं। हम लोग जॉइंटली इलेक्शन कैंपेन करेंगे और हमारी 12 तारीख को चेन्नई में YMCA ग्राउंड्स पर शाम में एक पब्लिक मीटिंग भी होगी। और आज आपको मालूम होगा कि हम लोग इस अलायंस में साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो हमेशा DMK लेड अलायंस या ADMK लेड अलायंस होता है, तो एक थर्ड अल्टरनेटिव के तौर पर मुझे यकीन है कि मिस्टर दिनाकरन की लीडरशिप में AMMK, AIMIM और दूसरे जो पार्टीज इस अलायंस में होंगे, हम लोग एक थर्ड अल्टरनेटिव बनकर तमिलनाडु की आवाम के पास जाएंगे। और मुझे यकीन है कि तमिलनाडु की जनता अपनी मोहब्बत से और अपनी आशीर्वाद से जनाब दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK को और इस अलायंस जितने पार्टीज है उनको अपनी दुआओं से नवाजेगी। ये हमारी एक कोशिश होगी। Sir, you have said that you are hoping to they can join this alliance, they will join this alliance, or you are in touch with several other political parties. Can you name them? No, it is better that Mr. Dinakaran, who is the head of AMMK, will speak about which other groups, political parties and organizations are going to be part of this alliance led by him. As far as I know, there are many parties and groups and organizations who are in touch with Mr. Dinakaran. सर, एक बात कि टीटीवी दिनाकरन के साथ टाइप करने में फर्क क्या है और कितने सीट्स वो लड़ रहे हैं? आप तो 3 सीट्स लड़ रहे हैं और क्योंकि अभी शशिकला भी पॉलिटिक्स से बाहर हो गई है, तो क्या ये बात सही है कि DMK के साथ आप जाना चाहते थे लेकिन वो मर्जराइज नहीं हुआ? और अब दिनाकरन का कितना जो है होल्ड है सर तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक सीट पे वो जीते हैं, तो आपके पीछे क्योंकि यू आर नोन पार्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उनके साथ क्या दिखा है आपको? नहीं, दिनाकरन साहब, मेरा मानना यह है कि तमिलनाडु में उनका बाई इलेक्शन की जो विक्ट्री थी RK पुरम से, और तमिलनाडु में RK पुरम में बहुत ही पॉलिटिकली प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती और जिसमें उन्होंने DMK को भी हराया, ADMK रूलिंग पार्टी थी उसको भी उन्होंने शिकस्त दी और खुद कामयाब हुए। और अच्छी मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 10,000 वोट से ज्यादा उनको एक बाई इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी हुई। और मुझे यकीन है कि दिनाकरन साहब एक पॉलिटिकली श्रूड और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है और उनके साथ हमको जाने से यकीनन MIM पार्टी को भी, उनको भी, और तमिलनाडु सबसे ज्यादा फायदा तमिलनाडु के वोटर्स को होगा, क्योंकि वो लोग अभी ये 2 अलायंसेस जो है ट्रेडिशनली DMK ADMK के, उससे वो तंग आ रहे थे, तो उनको एक अल्टरनेटिव की जरूरत थी और वो बहुत बड़ा उस वहां पर एक वैक्यूम है और हम कोशिश करेंगे उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की। और हाँ, सवाल आपका और DMK का, तो इस बारे में मैं तफसील से बताऊंगा जब 12 तारीख को हमारी तमिलनाडु की जनता को कि DMK ने किस तरह से हमसे पेश आया, किस तरह से हमसे बर्ताव किया, इस पर मैं तफसील से बताऊंगा 12 तारीख के दिन पब्लिक मीटिंग में। सर, 3 सीट आप लड़ रहे हैं, क्या आप इस चीज से सैटिस्फाइड है? और साथ ही साथ क्या आप तमिलनाडु के लोगों में ये MIM लोगों के लिए काम करेंगी, ये मैसेज आप कैसे देंगे और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, 5 साल पहले भी हम लोग मेरे ख्याल से 3 या 4 सीट पर ही लड़े थे, तो इस बार भी हम हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं और AIMIM पार्टी के जो यहाँ से ऑब्जर्वर है जनाब तैयब साहब और हमारे तमिलनाडु के प्रेसिडेंट जनाब वकील साहब, जब DMK हमारे AMMK पार्टी के लीडरशिप से बात किए, तो उस वक्त भी हम लोग सिर्फ यही 3 सीट
हम लोग उनको बोले थे। तो हमको यकीन है कि इससे हमारे लिए, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और तमिलनाडु के दलित, तमिलनाडु के मुस्लिम माइनॉरिटी, तमिलनाडु के जो वीकर सेक्शंस हैं, हमारी कोशिश होगी कि उनकी एक इंडिपेंडेंट वॉइस हम वहाँ पर बने। और यकीनन वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस है, और उस स्पेस को हम पूरी कोशिश करेंगे फिल करने के लिए, क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल जो अलायंसेस हो रहे हैं उसमें कोई लीडरशिप बनती नहीं है माइनॉरिटीज की खास तौर से। तो सिर्फ उनकी ज़बान पर किसी का बी फॉर्म होता, किसी का ए फॉर्म होता। हमारी कोशिश होगी कि एक वायबल तरीके से हम लोग वहाँ पर इस वैक्यूम को फिल कर सकें। सर, आप तमिलनाडु में डीएमके से पहले बातचीत चल रही थी, वो किन्हीं वजहों से नहीं पूरी हो पाई। बंगाल में भी चल रहा था, तो एक आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल वो नेक्सस काम कर रहा है, या ऐसे लोग काम कर रहे हैं जहां जहां आपके जिस सूबे में स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी बात चल रही है उसको डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, उसको एक तरह से खराब कर दिया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा पॉलिटिक्स में आपको कुछ लोग, कुछ सियासी धड़ा आपको अछूत की तरफ बिहेव कर रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि भारत की पॉलिटिक्स में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर कोई ये समझता है कि AIMIM एक अनटचेबल पार्टी है। AIMIM से अगर अलायंस छोड़ी, अगर बातचीत भी करेंगे तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हमसे भाग जाएगा। और ये ज़्यादातर जो अपने आप को, जो पार्टीज जो सेकुलर कहती हैं, उनको लगता है। दूसरा ये है कि उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का जो यूथ है वो काफ़ी MIM से जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके होप्स, एस्पिरेशंस, उसमें एक चर्निंग है। वो ये चाहता है कि भाई हमारी एक पॉलिटिकल वॉइस हो, हमारी भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो। वो तंग आ चुका है इन सेकुलर पार्टीज को वोट देते देते, और वो इन पार्टीज में जो लीडरशिप है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो यकीनन ये MIM पार्टी को एक अनटचेबल के तौर पर ये लोग पेश करते हैं, और उनका आर्गुमेंट ये होता है कि अगर हम AIMIM से बात करेंगे, अलायंस को छोड़ो, तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट भाग जाएगा। ये सेकुलर पार्टीज ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आपका वोटर है ही कहाँ आपके पास। स्पेशली मुल्क के बहुत से स्टेट्स में तो वोटर भाग चुका है, उनका जो ट्रेडिशनल वोटर था सेकुलर पार्टीज का, वो तो है ही नहीं। तो अब इसीलिए थोड़ा वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं और हमारे को कोशिश करते हैं कि हमसे बातचीत ना हो, और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मगर ये चलता है पॉलिटिक्स में। हम अब मेहनत करेंगे, और अच्छी बात भी हमारे लिए भी, हमारे पार्टी के मेंबर्स के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बलबूते पर मेहनत करके अपना नाम और मुकाम पैदा करेंगे, और जब वो हो जाएगा तो जब हालात और बदल जाएंगे। सर, हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु पे रखा है, लेकिन एक सवाल है, आपने पिछले दिनों एकला चलो की बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या बंगाल में आप एकला चलो को फॉलो करेंगे? बंगाल के ताल्लुक से सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक मुनासिब वक्त पे मुनासिब बात मैं आपसे करूँगा। अभी वो वक्त आया नहीं है, और इलेक्शन लड़ना जो है ना, आपको तो अपनी पार्टी की ताकत पे भरोसा होना चाहिए। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, तो इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा ना आपको। आप कोई भी इलेक्शन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहला उसको अपनी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर, अपने आप पर, उस पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो जब आगे बढ़ते आप। तो हम हमेशा से अकेले लड़ते आए हैं। अब तक जो आप देखें MIM का जो पॉलिटिकल जर्नी है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ना हमको प्रमोट किया, ना हमारा साथ दिया। हम तो लड़ते हुए आए हैं, मेहनत किए, हमारे पार्टी के मेंबर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हाँ, हमसे गलतियाँ भी हुई हैं, उन गलतियों से हमने अपने आप को सही भी किया है, करेक्ट भी किया है। तो ये तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। सर, ये जो 3 सीट हीरो या अलायंस में, वलियमवाड़ी में आप कंटेस्ट कर चुके हैं, वलियमवाड़ी में आपने कैंपेन किया, कृष्णगिरी और शंकरपुरम, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन है? नहीं, यहाँ देखिए, मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा कि पिछले 4 साल में हमारे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन
अगर मैं गलत ना कहूँ तो कम से कम 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा पार्टी का, और दूसरे 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक मिनिमम लेवल पर है, मगर 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद हम लोग जब डिस्कशन हुआ दिनाकरन साहब की पार्टी से और हमारे पार्टी में, तो हम लोग बोले ठीक है, हम 3 सीट्स पर हम लड़ेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर दिनाकरन साहब की पार्टी के जो अलायंस, उनकी पार्टी कैंडिडेट, अलायंस के कैंडिडेट्स को हम लोग कामयाब करने की कोशिश करें। How many seats this alliance will contest, sir? You have finalized or looking for? No, we are going to contest in 3 seats in the forthcoming Tamil Nadu Assembly election, and we are very happy that we are part of the alliance of AAMMK led by Mr. Dinakaran, and we are going to contest in Vaniambadi, Krishnagiri and Sankarapuram, and we'll be holding a joint public meeting. I'll be also be joining that public meeting, which is going to be held on the 12th of March in Chennai in the evening in the YMCA grounds. And jointly, I will be campaigning with the AAMMK leadership and the other allies which are going to be part of this alliance. And we are definitely going to try and give a third political alternative to the people of Tamil Nadu, because traditionally there has been only 2 alliances, the ADMK and the DMK-led alliance. So and the Tamil Nadu people definitely want a third political viable alternative, and there is a huge political space for that. Mr. Dinakaran's victory in a by-election, that itself is a very historic victory which he attained, because the assembly constituency which he represents is a very prestigious political constituency, and he defeated ADMK and DMK. So that itself had shed a lot of shudders and concerns in other 2 political formations. So we'll definitely try, and our whole intention is that the people of Tamil Nadu, especially the weaker section, the OBCs, the Muslim minorities, they deserve an independent political voice, because the other 2 alliances, you are not very independent in voicing the real concerns of the weaker sections. So we hope to do that. How many seats this alliance will contest, sir? 2 out of 234, how many? As far as I know, we are contesting 3 seats. The remaining 231 seats will be contested by Mr. Dinakaran's party and the other alliance partners. The whole details would be given to you by Mr. Dinakaran when he holds a press conference today or tomorrow. Every details will be given. So far you are looking for contesting on each and every seat of Tamil Nadu, sir, this alliance? This is what I know, but this will be clarified in a much better way when Mr. Dinakaran holds a press conference and addresses the media. He will tell you in detail which constituencies, which parties are contesting. सर, इससे हटके अभी चुनाव से ये कल बाटला हाउस एनकाउंटर पे कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें माना है कि जो आरिफ है उसने ये किया है, और जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको माना है। उसके पहले जब ये एनकाउंटर हुआ था, काफी सारे लोगों ने आंसू बहाए थे, कहा था कि ये एनकाउंटर झूठा है, फर्जी एनकाउंटर है। तो अभी क्योंकि 2 कोर्ट्स ने इसको माना है कि ये सही एनकाउंटर था, और जो मुजरिम है वो पकड़ा गया वो बिल्कुल सही है, इस पर क्या? और इंडियन मिलिट्री का भी इसमें हाथ है, तो आप क्या कह रहे हैं सर? आपका भी वॉइस था इस पे। आपको क्या कंसर्न है मेरे से सवाल कर रहे हैं? आपका कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जब ये एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है, ठीक है। कई सारे दूसरे लीडर्स ने भी कहा था कि इस पर जांच होनी चाहिए जी। अब 2 कोर्ट्स ने उसको सही ठहराया। अब आप देखिए, मैं तो AIMIM का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब आप जो लीडर्स का नाम ले रहे हो दूसरी पार्टी के हैं, जो मेरे सख्त खिलाफ हैं, जो मेरे को रोज सुबह शाम मेरे को गाली देते। अब
इन लोगों का जवाब मैं कहाँ दे सकता हूँ प्रसाद साहब, उनसे ही पूछ लो आप, आपने दिल्ली ब्यूरो को बोलो, आप उनको जो रोए या आप नहीं नहीं कमेंट उनसे करते हैं सर, नहीं नहीं मैं नहीं नहीं मैं नहीं 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 मैं कई सारे अभी ये तो सही नहीं, फैसला आया है, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, नहीं नहीं देखिए जुडिशरी को मानते हैं, तो एक बात ये क्या सही ठहराते हैं या नहीं? दो कोर्ट ने फैसला दिया है, एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी आप भी हर चीज में अपनी जो है रुचि रखते हैं। कोर्ट का जजमेंट है, मानना पड़ेगा ना। कोर्ट का जजमेंट कौन नहीं मानता बोलिए आप? जुडिशरी का जजमेंट है, मानना पड़ेगा। और जो भी डिससेटिस्फाइड होगा उसको अपील करने का मौका है, वो भी कोर्ट का प्रोसेस है। तो कोर्ट का जजमेंट है, इसमें मानना नहीं मानने का क्या, कोर्ट का जजमेंट है। आपको कोर्ट के जजमेंट से आप मुतमईन नहीं है, अपील करिए, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आप, फिर रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं। तो जुडिशियल प्रोसेस है, उनको राइट है, कोर्ट का जजमेंट है, मानना पड़ेगा, उसमें क्या है। मगर आप जो पॉलिटिकल पार्टीज का बात नाम ले रहे हो वो उनसे पूछिए, मैं कैसा बोलूँ। Sir, now you have finalized whole plan for Tamil Nadu. What about Bengal? Because Bengal was on your priority list. When you are visiting again last You time? see, when you in publicly- I don't know whether you have followed what I said in my party formation day public meeting. MIM contesting elections or not contesting elections is based on what my party thinks is right for my party. So we will decide at an appropriate time. Our team members are in Bengal, led by Mr. Majid Hussain, along with our Bengal team is there. And once we meet them, and we'll decide and let you know. So nothing is finalized, whether you party will contest or not contest. No, I'll let you know at appropriate time. regarding the blind side issue लोग प्रैक्टिस आ रही MAM इंटेंस वगैरह कम्युनिकेशन की रेडिएट्स में कोई पॉलिटिकल एलिगेशन कर रहे हैं मतलब बीजेपी का भी ये कमेंट्स है। कमेंट है जस्ट बेसिकली आरएन ने बोला बोलते बच्चे हैं, सर मतलब बाइसाइकिल इंसिडेंट कैसा देखते हैं आप, क्या बोलते हैं? बोलते बच्चे हैं, क्या है? नहीं सर, आपके पॉइंट से कैसा देखते हैं? मतलब हाँ। आप तो अपील करते रहे कि नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमेशा अपील करें, हमेशा अपील करें कि अमन रहना, पीस रहना। हम तो तेलंगाना गवर्नमेंट को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट के लीडरशिप को बोल चुका हूँ कि ओल्ड निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरी तवज्जो लेने की जरूरत है वहां पर। कि ऑलरेडी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं सबको, कहीं पर भी ब्रीच ऑफ पीस नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। तेलंगाना, ये भैंसा के रिसेंट 2 इंसिडेंट्स को छोड़कर ओवरऑल तेलंगाना बड़ा पीसफुल रहा है, बावजूद इसके कि कम्युनल और फैशिस्ट फोर्सेस जो है वो प्रोवोकेशन करते रहते हैं, मगर ओवरऑल पीस रहा है। तो पीस को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि भैंसा हो या तेलंगाना हो, वहां पर अमन रहेगा और अमन और मजबूत होगा। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने सर अभी कहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है एक ऐसे कानून का जो ये malicious अटैक एंड जो फेक कैंपेन या ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, उसके खिलाफ एक कानून बनाने की वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा कानून लेके आया जाए कि इस तरीके के फेक और ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ना हो। आप बोलिए, आप मीडिया में रह के आप बर्दाश्त करेंगे इसको? क्या मतलब ब्लैकमेलिंग का? ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या है? आप अपनी जिंदगी जो है गंदगी में गुजारेंगे, बदकिरदारी में गुजारेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे कमजोरों का, और जब आपकी गंदगी और बुराई अवाम में आ जाती है तो आप उसको बोलते कि नहीं दिखाना। वो कौन क्या अपने घर में कर रहा मेरे को उससे मतलब नहीं है, वो आप क्या करते आपका राइट है वो। बट अगर जब कोई आपके ही पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपके वो निकाल देते हैं वो तमाम चीजों को, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे आप? आप बोल रहे ब्लैकमेलिंग नहीं करना, फिर आप बीफ के ऊपर कानून क्यों बनाए? ये क्या बात है भाई? आप मैं क्या खाना खाऊंगा आपको उसकी फिक्र क्यों है?
करीब पूरी खुरेश कम्युनिटी जो है, जिनका प्रोफेशन ही खुद ये है, उनको बर्बाद कर दिया पूरे कर्नाटका में। और आपके एमएलएस की जब बात आ रही है तो आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का कानून बनाएंगे। फिर मैं जो खाना चाह रहा हूं, ठीक है, काउ स्लॉटर एक्ट है, मानते हो, लॉ है, मगर ये दूसरा जो उस पर क्यों बंद कर दिया? पूरी इंडस्ट्री बर्बाद कर दिए। दलित, गरीब जो मुसलमान हैं, जो गरीब लोग हैं, पूरा प्रोफेशन है उनका। अपनी जहां बात आ रही, अपनी चमड़ी को बचाने की बात आ रही, तो ब्लैकमेलिंग हो जाता है। आपकी कलरफुल लाइफ पब्लिक में आ रही तो आप परेशान हो जा रहे हैं। आप कलरफुल क्यों लीड करते हैं भाई? ब्लैक एंड व्हाइट लीड करिए ना। मगर अपनी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी अनपॉपुलैरिटी को आप बचाने के लिए लॉ बना रहे, मगर वो जो गरीब जो भूखा मर रहा है आपके लॉ से कर्नाटका में, उसकी कोई फिक्र नहीं है इनको। तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना ये लोग लॉ बनाते सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजीज के ऊपर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सीडी कौन निकाले, क्या निकाले, मेरे को नहीं मालूम। वो तो बीजेपी खुद अपने पार्टी में बना लेना सेल, और फिर उनके ही क्या 6-7 एमएलए कोर्ट को चले गए कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करना। अब मीडिया भी तो कुछ बोलना ना। हाउ कैन मीडिया टॉलरेट कर रहे हैं आप ऐसा? आप लोग का कुछ बोल रहे ही नहीं, आप लोग तो खुश है, चलो हमारे को रोक दे रहे। अरे भाई, आपका काम तो रिपोर्टिंग करना है ना। ओके, फ्यूल प्राइसेस 27 फरवरी से अभी तक मतलब इंक्रीज नहीं हुआ, इट हैज नॉट इंक्रीज। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे वाह, मेरे को नहीं मालूम था कि टाइम्स नाउ का ये एडिटोरियल ओपिनियन है कि 27 फरवरी से अब तक प्राइस नहीं बढ़े। इसका मतलब आप लोगों की गाड़ी में पेट्रोल पे और डाल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको लग रहा है कि आपके पास अलग पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। मतलब 27 फरवरी से फ्यूल रेट्स इंक्रीज नहीं हुए, आप कैसा देखते हैं? मतलब मार्केट से रिलेटेड या फिर इलेक्शन से रिलेटेड? ये था क्वेश्चन। मार्केट से रिलेटेड देखते हैं या फिर इलेक्शन से रिलेटेड देखते हैं? मतलब बढ़ाया नहीं गया तो क्या इलेक्शन सर पे है, उसको देख मद्देनजर, या फिर मार्केट के जो पेट्रोल के दाम को लेकर के डायनामिक प्राइसिंग है, तो जो क्रूड ऑयल का रेटिंग। नंबर 1 पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो 2 व्हीलर चलाने वालों की दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो लॉरी चलाते ट्रक ड्राइवर्स, उनकी दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो बच्चे ड्राइवरिंग करते, टैक्सी कैब चलाते, उनकी दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसान ट्रैक्टर में डीजल डालता, उसकी दुश्मन है। ये प्राइस हाइक से ये तमाम सेक्टर, जिसको मैं अभी तो खाली बताया हूं, बहुत है, ये सब लोग परेशान हो गए। आप हैदराबाद में हो या तेलंगाना हो, ये पूरे ड्राइवर्स की नौकरी चले गई, 2 व्हीलर्स। और मोदी सरकार को जानना चाहिए कि 2 व्हीलर वाले ही वोट डालते जाके पोलिंग बूथ पे, बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले वोट नहीं डालते वोट। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होता वो मोटरसाइकिल पे निकल के जाके वोट डालता, लोगों को दलवाता। ऑटो है, ऑटो वाले परेशान है। ये गरीब, भारत की जमहूरियत माने इलेक्शन अगर कामयाब होता है तो ये गरीबों की वजह से, ये जो वोटिंग क्लास जिसको गरीब बोलते हैं, अब वो लोग खुद परेशान है। तो प्राइस नहीं बढ़ रहा, क्या मतलब भाई? आप गवर्नमेंट जो है जो सेंट्रल टैक्स ले रही है तो कम कर दो ना भाई, आप 38%। अगर नहीं बढ़ा, अगर आपकी बात सच है तो आप टैक्स कम कर दो ना भाई, आप 10% कम कर दो। क्यों नहीं कम कर रहे आप कम करके दिखाइए ना गरीबों को। भाई आप गरीब के लिए, गरीब का गरीब तो पिटे जा रहा है। वो पैसा तो सब्सिडी में जाता है ना। कौन सी सब्सिडी में जा रहा है भाई? कौन सी योजनाओं में जा रहा है भाई? कौन सी योजना, कौन सी योजना है? गरीब की गरीबी बढ़ाने की योजना है ये तो। कहां की योजना है ये? किधर है ये? तो आप जाके देखिए। आप लोगों को चाहिए कि पूरे कैमरास लेकर हैदराबाद के पेट्रोल पंप्स पर ठहर जाइए और जो पेट्रोल डला रहा उसको बोलिए, भाई साहब क्या आपकी राय है, देखिए आपको क्या बोलता है वो। आप लोग जाते नहीं है, खामखा मेरे चेहरे पीछे पड़ रहे थे आप लोग। वो गरीब का चेहरा देखो जो रो रहा है आज। हर पेट्रोल पंप पे चलिए आप। अच्छा, आप जहां पर लॉरी के, जिसको हैदराबाद में लॉरी का अड्डा बोलते, वहां चले जाइए आप, जहां पे तरकारी लेके आते लोग, पूछिए उनसे आप। हाँ, पूरा
हर सेक्टर को इससे परेशानी हो रही है। मोदी सरकार ये समझती कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। इनका प्रॉब्लम यही है ना कि रोड पे निकले तो समझते हैं लोग। हम भारत की जनता को बोल रहे कि हम पार्लियामेंट में पुकार रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, मगर मोदी सरकार से जब जनता रोड पर आकर अपनी आक्रोश का इजहार करती है, तब जाकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हो जाती है फौरन। उसी जो रिएक्ट करते तो अब आएगी जनता, अब निकलेगी जनता, निकल के बताएगी। अभी तक रोड पे नहीं आए, इसका मतलब अरे भाई बूथ को भी तो जाना है ना, बूथ को तो जाना पड़ेगा ना जनता को। ये महिलाएं हैं, एलपीजी प्राइस जाके पूछे ना महिलाओं से। बोली मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ, आप बोलिए मैडम क्या है इसका। गैस का सिलेंडर नहीं ले रहे, मालूम आपको? जिसको गवर्नमेंट की गैस के स्कीम में सिलेंडर मिला गया था, सेकंड नहीं ले रहे वो। 800 रुपए भाई, कहां से घर का कमरे का किराया देंगे गरीब वो, या फिर अपना घर चलाएंगे? 860 रुपए घर का किराया भी देना है, घर का खाना भी लाना है। और मोदी जी बोलते कि मैं कर रहा हूं, मैं तो गैस का सिलेंडर। अरे कहां गया? आप गैस का देख रहे नहीं। आप लोग तो गरीब को भूल ही गए, बीजेपी सरकार गरीब को भूल ही गई। मोदी जी गरीबों को भूल जा रहे हैं। वो खुद गरीबी से उठकर आए थे, मगर आज गरीबों को भूल जा रहे हैं। उनको गरीबों को याद रखना चाहिए। महिलाएं इतने परेशान है, बोल रहा हूं आपको, कई लोग, कई महिलाएं वो गैस का सिलेंडर अब चार्ज ही नहीं करा रहे, वो लोग चार्ज ही नहीं करा रहे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कम इन गरीब महिलाओं को देख लीजिए, नजर करम कर दीजिए उनके ऊपर। आप गैस का, चलिए पेट्रोल डीजल आप नहीं करना चाह रहे, गैस तो कम कर दीजिए। मगर मीडिया में क्या है, सिर्फ गैस चलती है मोदी जी की, मोदी जी गैस, मोदी जी की गैस, गैस गैस, उनके गैस चल रहे, और वो एलपीजी पे परेशान पूरे लोग। कब तक गैस चलाएंगे भाई आप लोग? सर इलेक्शंस के रिलेटेड देखते हैं सर इस मुद्दे को। हाँ, इलेक्शन के रिलेटेड देखते हैं क्या इस मुद्दे को? इसका असर इलेक्शन पे पड़ेगा? सुनिए, मेरी बात सुनिए। फॉरगेट अबाउट इलेक्शन, आते जाते रहेंगे। वो गरीब का क्या होगा भाई? आपको अंदाजा भी है कि जो ऑटो ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर, जो ट्रांसपोर्टेशन में और ये 3 व्हीलर्स, उनको जो पेट्रोल डीजल जलाकर अपना काम करना पड़ता है, उन पर क्या गुजर रहे? उसको इलेक्शन से मतलब ही नहीं है, उसको अपनी गरीबी से मतलब है। इलेक्शन आते जाते रहेंगे ना, उसका गम और गुस्सा कौन देखेगा बताइए आप?